आज हम लोग शुरू करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत मध्यकालीन इतिहास का शुरुआती और सबसे मजबूत, जो कह सकते हैं सबसे मजबूत स्तंभ के रूप में ये काम करता है। दिल्ली सल्तनत जो 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के मेहनत से, या कह सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के प्रयास से स्थापित किया गया। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई वह उतना डेवलपमेंट का स्वरूप नहीं लिया जाता है, अर्थात राजधानी में परिवर्तन की स्थिति नहीं आई, जिसका वास्तविक संस्थापक के रूप में हम लोगों ने उसी का गुलाम इल्तुतमिश को दिया है। ठीक है ना। अर्थात आप ध्यान रखिएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश दोनों में एक बहुत ज़्यादा फर्क है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनाने की प्रक्रिया को शुरू किया, लेकिन इल्तुतमिश ने उसको क्या किया, पूरा किया। बात समझ में आई। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का वो रिलेशन यानी संबंधी ही था, और उसी संबंधी के हिसाब से वो अपनी क्रियाकलाप को पूरा किया। मैं आपको बताऊं कि दिल्ली सल्तनत में 5 प्रकार के वंश चलते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है गुलाम वंश। कौन वंश? गुलाम वंश। और यही गुलाम वंश जो था पहला, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के संस्थापक के रूप में आया और फिर आगे बढ़ना शुरू हुआ। ठीक है। तो सबसे पहले आया गुलाम वंश। उसके बाद जो अगला आएगा उसका नाम है, ठीक है, खिलजी वंश। उसके बाद आएगा तुगलक वंश। उसके बाद आएगा सैयद वंश। उसके बाद आएगा लोदी वंश। और वही लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को मारकर 1526 ईस्वी में बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। यानी या 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक पूरा का पूरा दिल्ली सल्तनत चला है, और उस 1526 ईस्वी के बाद मुगल काल की शुरुआत हो जाएगी। यानी आप लोग समझ पा रहे हो कि मध्यकालीन भारत में अगर दिल्ली सल्तनत और मुगल काल पढ़ लिए तो लगभग सारा हो गया। ठीक है ना। तो आज हम लोग किसकी शुरुआत कर रहे हैं? दिल्ली सल्तनत की। दिल्ली सल्तनत के बारे में लिखा जाता है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई बच्चों? 1206 ईस्वी में। इसके संस्थापक के संबंध में 2 तथ्य जो मैंने आपको बताया कि इसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है, लेकिन वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को। क्यों? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उस समय सत्ता का केंद्रीकरण जो था वो कहाँ था? लाहौर में था। ठीक है ना। तो ये लाहौर होने का, चूंकि पंजाब का एरिया लाहौर जो बॉर्डर है, और नाम है दिल्ली सल्तनत, और उसका मुख्य राजनीतिक केंद्र कहाँ है? लाहौर में। तो ऑटोमेटिक नाम का दिल्ली है, तथाकथित दिल्ली सल्तनत है, वो तो है नहीं। लेकिन जब इसी का दामाद इल्तुतमिश जब आया, काम करना शुरू किया, ठीक है ना, तो वो लाहौर से कहाँ ट्रांसफर करा लिया? दिल्ली ट्रांसफर करा लिया। बात समझ रहे हो ना। इल्तुतमिश ने दिल्ली को राजनीतिक सत्ता का केंद्र बनाया, इसलिए वास्तविक दिल्ली सल्तनत का उदय हो गया। इसीलिए इसे वास्तविक संस्थापक के रूप में माना जाता है। राजधानी केंद्र के बारे में 2 तथ्य माना जाता है। एक पहला केंद्र तथ्य जो कहता है, वो कहता है कि प्रारंभिक राजधानी, ठीक है ना, प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? लाहौर में थी, जबकि बाद की राजधानी कहाँ हो गई? दिल्ली हो गई। ये भी कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक के समय दिल्ली सल्तनत की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। और इल्तुतमिश में दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की। इसके बाद ही राजधानी कहाँ बनी रही? दिल्ली बनी रही। बात समझ में आई। यानी पूरे कार्यकाल में लाहौर से जो दिल्ली ट्रांसफर हुआ, और दिल्ली सल्तनत में लगाड़ क्या रह गई? लगातार दिल्ली सल्तनत का राजधानी दिल्ली ही बना रहा। ठीक है बच्चों। अब मैंने आपको बताया कि ये दिल्ली सल्तनत में मुख्य रूप से गुलाम वंश या ममलूक वंश जो कहते हैं, इसमें 3 पार्ट आया। इसके 3 भाग हुए। जो फेमस राजा हुआ, पहला है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा है इल्तुतमिश और तीसरा है बलबन। ये तीनों इसी का राजा रहे, जिसमें वंश जो था कुतुबुद्दीन ऐबक का जो वंश था वो कुतुबी वंश था, इल्तुतमिश का जो वंश है वो शमसी वंश है, और बलबन का जो वंश है वो बलबनी वंश है। दिल्ली सल्तनत के अधीन 5 राजवंश है। मैंने जैसे पहला आपको बताया, पहला वंश कौन सा है? गुलाम वंश। ये 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक चला। 1206 से लेकर के 90 वर्ष तक, पूरे कितने साल तक? 84 साल। जिसके संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। याद रखेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहली बार गुलाम वंश की स्थापना की, और गुलाम वंश के संस्थापक माने जाते हैं। लेकिन दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश माना जाता है। इल्तुतमिश जो है वो शमसी वंश के थे। ठीक है ना। खिलजी वंश दूसरा वंश आता है, जिसके संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे,
और इस जलालुद्दीन खिलजी की शुरुआत जो 1290 ईस्वी से लेकर के 1320 ईस्वी में हुई, इसका कार्यकाल 30 साल का रहा। लेकिन जैसे ही तुगलक बादशाह की बात आती है तो गयासुद्दीन तुगलक, है ना, कौन सा, गयासुद्दीन तुगलक ने इसकी स्थापना की 1320 वर्ष से लेकर 1414 ईस्वी और 94 साल तक इसका शासनकाल चला। यानी देखने से हमको पता चलता है कि तुगलक वंश जो पांचों वंश है दिल्ली सल्तनत का, उसमें तुगलक वंश जिसकी स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने किया वो सबसे ज्यादा दिन तक शासन किया, यानी कितना, 94 ईयर। सैयद वंश के स्थापना खिज्र खां है, उनकी जिसमें बहुत ज़्यादा वो लोग कर नहीं पाया, ठीक है ना, वो लोग बहुत सैयद वंश का बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं है, 30 साल की है, 37 साल की, उसमें बहुत अच्छा चीज़ नहीं हुआ, इसलिए इतिहास में उसका बहुत छोटा महत्व है, ठीक है ना, मात्र 1414 से 1451 तक। और लोधी वंश का अंतिम शासक, लोधी वंश का जो शासक है वो संस्थापक जो है वो बहलोल लोधी है, 1451 से लेकर 1526, और इसका अंतिम शासक इब्राहिम लोधी 75 साल तक चला, और इब्राहिम लोधी को मार करके लोधी वंश क्या क्या हो गया, खात्मा हो गया, और मुगल साम्राज्य क्या हो जाती है, एंट्री हो जाती है। तो एक बार इसको जरूर ध्यान में रखेंगे कि सबसे ज़्यादा दिन तक मुगल साम्राज्य दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक दिन तक किस वंश ने शासन किया, तुगलक वंश ने। सबसे कम दिन तक कितने किया, सैयद वंश। तो आपको याद रखना है पहले कौन वंश आया है, गुलाम वंश, गुलाम वंश के बाद कौन आया है, खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद कौन आया है, तुगलक वंश, तुगलक वंश के बाद कौन है, सैयद, सैयद वंश के बाद कौन है, लोधी वंश। जो आपका गुलाम वंश है वो 84 वर्ष तक किया है। अब ये याद रखेंगे तो आपको हिसाब लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि 1206 से शुरुआत है, ये तो समझ में आ गई, इसमें हम 84 जोड़ देंगे, कितना साल जोड़ देंगे, 84, तो कितना हो गया, 9, यानी 1290 हो गया। तो 1290 तक किया, ठीक है ना, ये कंफर्म हो गए, ये हिसाब अगर याद रहेगा। फिर ये कौन सा वंश है बाबू, गुलाम वंश के 84 साल तक चला, यानी 1290 तक चला। अब 1290 में कौन वंश लॉन्च हो गया, 1290 में लॉन्च हो गया हमारा खिलजी वंश। खिलजी वंश का शासक कितने चल रहा है, पूरे 30 साल तक चला। कितने साल तक, 30 साल तक चला। इसका मतलब इसमें हम लोग 30 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1320 हो गया। तो हम लोग को याद हो गया कि 1290 से लेकर के 1320 तक हमारा क्या चल पड़ा, खिलजी वंश चल पड़ा। खिलजी वंश के बाद देखें कि तुगलक वंश कितना चला, 94 साल चला था। फिर 1320 में कितना जोड़ देंगे, 94 साल, तो 1414 वर्ष आ जाएगा। और ये पता चल गया कि 1414 साल तक किसका शासन चला, तुगलक वंश का। मात्र 37 साल काम किया, इसलिए फिर इसमें 37 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 1451। कितना आ जाएगा, 1451, ये पता चल गया। और 1451 में जब हम जोड़ते हैं 37 साल तो फिर आ जाता है 1526, ठीक है ना। इसमें सॉरी, इसमें 94 जोड़ना था, है ना, इसमें 94 जोड़ते तो आता 1400, अगर 1414 में 94 जोड़ते तो आ जाता 1451 ना, सॉरी 1320 में हमको जोड़ना था 94, तो 1414 आया, ठीक है। और 1414 में 37 जोड़ते थे 1451 आ रहा है, सही है। और फिर 1451 में हम लोग 75 कितना जोड़ते हैं, 37 साल, तो 1526 आ जाता है। 1451 में 75 वर्ष जोड़ते हैं तो 1500 क्या आता है, 26 आता है। इस प्रकार हम लोग का क्या हो गया, डाटा हो गया। तो ओवरऑल आपको ये सब याद नहीं करना, ओवरऑल आपको एक याद कर लेना है, और इसको से ज़्यादा याद करने में ज़्यादा सुविधा होगा, ये याद कर लें। बात समझ गया ना, ये याद कर लोगे तो तुम्हारा हिसाब आ जाएगा, ठीक है ना। और बहुत लोग होते हैं कि डाटा याद करते हैं, इतना से कार्यकाल इतना साल, कुछ याद करने की जरूरत। ये याद रखना कि दिल्ली सल्तनत, ठीक है ना, क्या हुआ, 1206 में शुरुआत हुई। पहला जो हुआ कितना साल, 84 साल था। 1206 में 84 जोड़ दिए, आ गया, याद हो गया 1290, ठीक है ना। 1290 में फिर कितना जोड़ेंगे, 30 साल, क्योंकि खिलजी वंश रहा 30 साल, काम हो गया 1320। फिर उसमें 30 जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो फिर 1320 में 94 जोड़ दिए, फिर वैसे आगे बढ़ते रहेंगे। तो 84 साल, 30 साल, 94 साल, 37 साल और 75 साल, ये सारे वंशों का है। अब हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक अर्थात गुलाम वंश के बारे में थोड़ा डीपली जानेंगे, इसको समझने की जरूरत है। अब आपको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। क्या कहता है लाइन, जरा समझना। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, जो खुद मोहम्मद गोरी का गुलाम था। क्लियर है। मोहम्मद गोरी कौन था, मैंने आपको बताया, अरबों का आक्रमण में आपको समझाया था। मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण किया, कितना बार किया वो सारा बात है, कब कब किया वो सारा समझा दिए थे। और वही मोहम्मद गोरी का ये क्या निकला, गुलाम था।
अर्थात उसके द्वारा बनाया गया बंधक एक गुलाम था, उसकी आका रहता था उसके साथ, और रहते रहते हर चीज को वो सीख गया, जान गया, और इतने अच्छे से जाना कि उसकी प्रतिक्रिया आपके सामने दिखाई दे रही कि एक नए वंश के रूप में क्या कर दिया, वो स्थापना कर दिया। अतः इसलिए इस द्वारा स्थापित वंश को कौन वंश कहा जाता है? गुलाम वंश कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि आखिर गुलाम वंश का नाम गुलाम वंश क्यों है? तो जवाब में देंगे कि गुलाम वंश का संस्थापक जो 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना की, वह मोहम्मद गोरी का क्या था? गुलाम था। और गुलाम होने के कारण जो इन्होंने शासन व्यवस्था शुरू की, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? क्या रखा गया बच्चों? गुलाम वंश रखा गया। एनी प्रॉब्लम? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला लाइन क्या कहता है? अगला लाइन कहता है कि 1206 से लेकर के 1208 ईस्वी तक उसने दास के रूप में दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। किसके रूप में? दास के रूप में। होता है कभी काल कि कोई लोग को बहुत नीचे स्तर से लेके जाओगे, बहुत नीचे स्तर, जमीनी स्तर, बहुत लोअर स्थिति में रहे हैं, और वो अगर उनको बड़ा पद दे दोगे फिर भी वो बड़े पद को जल्दी गरिमा में नहीं रहता। जैसे कोई आदमी बहुत देहात टाइप का आदमी जो कभी हेलीकॉप्टर वगैरह में नहीं चढ़ा है, तो हेलीकॉप्टर में पहली बार चढ़ेगा, वीडियो देखे थे तो उसको प्रणाम कर रहा था, हेलीकॉप्टर को प्रणाम करके आओ भगवान जी के, भगवान जी हमरा के जल्दी पहुंचा दे, हेलीकॉप्टर ना उड़े के चाहिए, भगवान से प्रार्थना कर, हे भगवान हेलीकॉप्टर उड़ जाए। तो वो लोग तो पहली बार समझ में नहीं आ रहा, वो लोग तो देखे ही नहीं ऐसा कुछ, तो वो लोग को जैसा मौसम मिल रहा है वैसा वो काम कर रहे हैं। यही चीज समझना होता है कि जो पहली बार जब सबके साथ होता है तो वही वैसा कर रहा। यहाँ पे लिखता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक स्वतंत्र तुर्क राज दिल्ली सल्तनत की स्थापना करके लाहौर से उस पर शासन करता था। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता था, उस जमाने में पाकिस्तान का इलाका होता था लाहौर, ठीक है ना, और वो क्या करता था, उस एरिया को सेफ ज्यादा मानता था। तो क्या लिखता है, कुतुबुद्दीन ऐबक के स्वतंत्र तुर्क राज दिल्ली सल्तनत की स्थापना करके लाहौर से उस पर क्या करता था, शासन करता था। मतलब पूरा राजनीतिक सत्ता केंद्रीकरण कहां से था, लाहौर से। उसका कभी हिम्मत नहीं हुआ कि हम दिल्ली से क्या करें, क्रियाकलाप करें, दिल्ली में राजशाही करें या जो भी कुछ हो। अभी कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का दास था, इसलिए उन्होंने कोई राजसी उपाधि धारण नहीं की, वरन उसे सीप सालार की उपाधि धारण की। समझ गए ना, क्योंकि उस समय मोहम्मद गोरी का अधिपत्य था और उस समय अभी मोहम्मद गोरी का वो क्या था, दास था, इसलिए उसने कोई उपाधि धारण नहीं की, बल्कि उसने सिपह सालार की उपाधि धारण की। लेकिन यहाँ पे कहता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1208 ईस्वी में ये लिखा हुआ है, यलदौज को पराजित किया। इस विजय से प्रभावित होकर मोहम्मद गोरी का उत्तराधिकारी गियासुद्दीन महमूद ने कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता से मुक्ति पत्र प्रदान किया। ठीक है ना, बोलो जाओ तुमको दास से मुक्त कर देते हैं, ठीक है ना, अब तुम दास से खत्म हो गए। और फलता 1208 से लेकर के 1210 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक स्वतंत्र शासक के रूप में शासन कर दिया। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, 2 क्वेश्चन बना के पूछता है कि वह शुरुआती 2 साल क्या किया, 1206 से लेकर के 1208 में दास का जीवन जिया है। 1208 में, ठीक है ना बच्चों, वो क्या किया, यल्लौद को पराजित कर दिया, यल्लौद को पराजित किया। और यल्लौद को पराजित करने के बाद मोहम्मद गोरी का जो उत्तराधिकारी था गियासुद्दीन महमूद, उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम अब दास लायक नहीं है, तुम में पावर आ गया, तुम विजेता हो, तुम लड़ सकते हो, है ना। और लड़ने के कारण उसकी इस विधि व्यवस्था को देख करके निर्णय ले लिया कि तुम्हें क्या करना चाहिए, दास्ता को मुक्त करना चाहिए, एक स्वतंत्र राजा के रूप में तुम क्या करो, जियो, तो अपने राज्य पर क्या करो, शासन करो। बच्चों स्वतंत्र राजा के रूप में उन्होंने क्या किया, शासन भी किया। देख सकते हो स्वतंत्र शासक के रूप में शासन भी किया। कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्क था, क्या था, तुर्क था। ऐबक एक तुर्की भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है चंद्रमा के देवता। समझ गए, क्वेश्चन पूछेगा ऐबक क्या होता है, ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता, जो तुर्की शब्द है। अब देखो आगे लाइन क्या कहता है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश को कुतुबी वंश की स्थापना की थी। इन्होंने अपने राज्याभिषेक लाहौर में करवाया और इन्होंने अपनी राजधानी भी लाहौर को ही बनाया। क्लियर है, यानी पहले तो 2 साल वो दास बना, दास बनने के बाद उसको मुक्ति भी मिल गई, लेकिन वो अपनी राजधानी को चेंज नहीं किया। और 1208 से लेकर के 1210 ईस्वी तक वो लाहौर में ही रहा और लाहौर में रह करके वहीं से क्या किया, शासन व्यवस्था को बढ़ाया, शासन व्यवस्था को मजबूत किया। यहाँ पे कहता है कुतुबुद्दीन ऐबक का पूरा कुरान याद था, अतः इसे कुरान खान के नाम से भी जाना जाता है। समझे, बहुत ज्ञानी व्यक्ति था, तो उसको हल्के में मत लेना, चूंकि उनको पूरा कुरान याद था।
कुरान की आयतें बहुत बड़ी बड़ी है, चूंकि कुरान के बारे में हमें उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन हम इतना समझते हैं कि कुरान बहुत मोटी पुस्तक है और उस बड़ी मोटी पुस्तक को वो जिहागर कर लिया था, इसलिए उसे कुरान खान भी कहा जाता है। कहिए। हाँ, एक ही बुक है। हाँ, पुराण और कुरान अलग बात है। नहीं नहीं नहीं, वॉल्यूम नहीं है। और जैसे आप लोग जानते हैं ना कि हम लोग के पास 2 महाकाव्य है, रामायण और महाभारत, उसी प्रकार पुराण अलग चीज है, वेद अलग चीज है। कुरान मतलब इस्लाम धर्म की महत्वपूर्ण पुस्तक, ठीक है ना। उसी के बारे में इन्होंने पूरा इसको याद कर लिया। इन्हें दानी प्रवृत्ति के कारण इसे लाख बक्स, हाथियों को दान देने के कारण इसे पील बक्स भी कहा जाता है। ये बहुत दानी प्रवृत्ति का था। दानी प्रवृत्ति मतलब समझ रहे हो ना, एकदम पैसा लुटाए जा रहे हैं, जो मांग दिया उसको ना नहीं कहना है। तो दानी प्रवृत्ति के होने के कारण इसे क्या कहा है, लाख बक्स कहा गया है। हाथियों को दान देने के कारण इसे क्या कहा गया है, पील बक्स, यानी हाथी को भी दान देता है। अभी रहता तो हम सुबह नहा धोआ के इसके दरवाजे पर पहुंच जाते हैं, अब बोलते एक आध दो हाथी हमको दान में दे दो, ठीक है ना, ताकि अपना जिंदगी खुशमय चले, कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। आगे क्या कहता है सो देखो, यहां कहता है कि इसके दरबार में हसन निजामी नामक विद्वान रहते थे, जिन्होंने ताज उल मासिर नामक पुस्तक की रचना किए थे। इसके अतिरिक्त इनके दरबार में मिनहाज उस सिराज नामक विद्वान भी रहते थे, जिन्होंने तबकाते नासरी नामक पुस्तक की रचना की थी। नाम याद, थोड़ा कंफ्यूजन है, यहाँ पे थोड़ा याद रखना। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहते हैं, कुरान खान। क्यों कहते हैं, पूरा कुरान याद है। वो दानी प्रवृत्ति का था, इसीलिए उसका नाम लाख बक्स था। वो हाथी दान करता था, इसीलिए उसे पील बक्स कहा गया है। अब उनके दरबार में हसन निजामी नाम का एक विद्वान रहता था, जिन्होंने क्या किया हुआ, ताज उल मासिर नामक पुस्तक की रचना की थी, जिसके अतिरिक्त इनके दरबार में मिनहाज उस सिराज नामक विद्वान भी रहता था, जिन्होंने तबकाते नासरी नामक पुस्तक किया है, ठीक है। अब ये जो मिनहाज उस सिराज जो है, ठीक है ना, वो दान देने के कारण, सपोर्टर होने के कारण, मिनहाज उस सिराज ने कुतुबुद्दीन को हातिम द्वितीय भी कहा है। क्या कहा है, हातिम द्वितीय। तो यहाँ पर लिखा हुआ हातिम द्वितीय की उपाधि मिली थी, ठीक है। मिनहाज उस सिराज ने ही कुतुबुद्दीन ऐबक को दानशीलता के कारण क्या दिया, हातिम द्वितीय को। एक और नाम मिलता है इसका, हातिम द्वितीय। कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु बख्तियार काकी थे, और इन्हीं के यादों में उन्होंने दिल्ली में कुतुब मीनार का नींव रखा। अब देखो दिल्ली में अभी कुतुब मीनार है, अभी भी है, लोग जाता है कुतुब मीनार घूमने, ठीक है ना। तो देखो कैसा विद्यार्थी था, अपने गुरु की यादों में एक महल बनवा रहा है। आजकल के विद्यार्थी को देखो, आजकल के विद्यार्थी को, ठीक है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक से कुछ सीखना चाहिए, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक अपने गुरु के लिए कुतुब मीनार बनाने का सोचा, और उन्हीं की यादों में एक मीनार बनवा दिया। जिसने ताजमहल बनवाया उसने क्या किया, बहादुरी तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया, जो अपने गुरु की याद में क्या बनाया। अरे प्रेमिका की याद में तो सब कोई जान देता है, गुरु की यादों में कोई महल बनाने वाला, ठीक है ना, पहला ऐसा शख्स है कुतुबुद्दीन ऐबक। और ठीक है, बख्तियार काकी के नाम पर है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बख्तियार काकी थे, और इन्होंने याद में इन्होंने क्या किया, दिल्ली में कुतुब मीनार का नींव रखा। किंतु निर्माण का कार्य पूरा होने से पहले ही कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई, अतः कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करने का श्रेय इल्तुतमिश को दिया जाता है। मैंने पहले बताया कि कुतुबुद्दीन ऐबक क्या किया, नींव तो डाला, लेकिन उसकी जो इच्छा है वो पूरा ना हो पाई, और जो नींव जो पूरा करने वाला था, हालांकि अगला जो इसका जो आया संरक्षक, वो क्या किया, इसको पूरा किया। इसीलिए शुरुआत किसने की कुतुब मीनार बनाने की, कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन पूरा किसने किया, इल्तुतमिश। नाम याद रखिएगा। तूफान के कारण क्षतिग्रस्त हुए मीनार की कुछ भागों का मरम्मत फिरोज शाह तुगलक एवं सिकंदर लोदी ने करवाया। इसका प्रयोग नमाज अदा करने के लिए किया जाता था, समझ गए। तूफान से भी थोड़ा मोड़ा डैमेज हो गया, तो ये सवाल पूछता है कि मरम्मत किसने करवाया, ठीक है। तो कुतुब मीनार का मरम्मत कराने वाले व्यक्ति का नाम है फिरोज शाह तुगलक, जो तुगलक वंश के रहे थे, और सिकंदर लोदी, जो लोदी वंश के रहे थे, ठीक है ना। यानी पहले तो गुलाम वंश है, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश, तुगलक वंश के बाद सैयद वंश, सैयद वंश के बाद लोदी वंश। तो
पहला गुलाम वंश किया, लेकिन दूसरा जो है जिसको हम लोग क्या कहते हैं क्या बोलते हैं खिलजी वंश का कोई राजा इसमें शामिल नहीं हुआ। लेकिन तीसरा जो है वो क्या है, तुगलक वंश का शामिल हुआ है। और फिर चौथा जो है खिज्र खां जिसके स्थापक है सैयद वंश, उसके कोई नहीं रहा, लेकिन लोदी वंश का सिकंदर लोदी मरम्मत कराने में रहा। बच्चों समझ में आ रहा है सबको कोई क्लियर है? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में क्या कहता है थोड़ा समझिए। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बहुत कुछ बातें हैं, लेकिन यहाँ पर आप समझिए, यहाँ पर लिखता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुबत उल इस्लाम मस्जिद था विष्णु मंदिर के स्थान पर, देखो लिख रहा है यहाँ पे, बहुत बवाली लाइन लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब बताओ तुम ही कि हम कैसे ना कहें कि किसी मंदिर को तोड़ करके कोई मस्जिद बनाया गया होगा। यहाँ पे साफ साफ लिखता है, इतिहासकारों का मानना है, जिसने इस इतिहास को बहुत करीब से देखा उसने लिखा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद अर्थात विष्णु मंदिर के स्थान पर निर्माण करवाया। इसके अतिरिक्त अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, संस्कृत स्कूल के अवशेष पर नामक मस्जिद का भी निर्माण करवाया, जिसका प्रमाण मस्जिद में लगे हुए ईंट से मिलता है, क्योंकि ईंट पर स्वास्तिक का चिन्ह एवं हरिकेली नामक संस्कृत के नाटक के कुछ अंश लिखा हुआ है, इससे मिलता है। ठीक है, एक तरह का आप कह सकते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। ठीक है ना, सवाल पूछता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था, क्या जवाब दीजिएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब वो क्या था, तो संस्कृत स्कूल था, उसी के अवशेष पर, यानी टूटा फूटा रहा होगा, मलबा के रूप में था, कुछ नहीं मिला तो बोला चले पर मस्जिदें बना देता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक अजमेर में बनाए, जो राजस्थान में, तो अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया, जो संस्कृत स्कूल का अवशेष था। जबकि दिल्ली में कुबत उल इस्लाम मस्जिद, जो भगवान विष्णु का मंदिर था, उस पर बना दिया, किसने बनवाया? समझ में आ गई बात? 1210 ईस्वी में चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़ा से गिर के कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। ठीक है ना, चौगान खेलना जानते हो, वो जो आप लोग देखते होगे फिल्म उलिम में, बैठ जाता है घोड़ा पर और डंडा लेके ऐसे ऐसे मारते रहता है गेंद को, ठीक है ना। तो शौकीन था, वैसे ही मार रहा था, और हो सकता है घोड़ा पर से लुढ़क गया होगा, तो घोड़ा खानून दिया होगा, मृत्यु हो गई। तब इतना बात समझिए कि वो चौगान खेला था, और चौगान खेलते समय उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ऐसा माना जाता है कि ऐबक के काल में शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीता था। समझ रहे हो, शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीने का मतलब अमीरी और गरीबी का कोई फासला नहीं है। ठीक है ना। आगे कहता है, कुतुबुद्दीन ऐबक के मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत का अगला शासक आराम शाह बना, किंतु 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश ने इसे हटाकर अपने आप को शासित घोषित कर लिया। मतलब आराम शाह तो बना, लेकिन इल्तुतमिश ने उसे क्या किया? हट भग, तू नहीं रहेगा, हम बनेंगे। और इल्तुतमिश ने क्या किया? बन गया। अब जब इल्तुतमिश बना तो सबसे पहले वो क्या किया होगा? लाहौर से दिल्ली ट्रांसफर किया होगा। तो इल्तुतमिश का कार्यकाल कब से कब तक है? 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक। यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, जिसे बाद में ऐबक ने अपना दामाद भी बना लिया था। वो होता ही है, मैंने आपको बता दिया था कि इल्तुतमिश कौन था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि पहली बार कोई दामाद गुलाम था। अक्सर दामाद जो है वो जब ऐसे नॉर्मल कोई लड़का रहता है तो फ्री फंड रहता है, जैसे ही शादी विवाह हो जाता है तो उसके बेटी का गुलाम बन जाता है। लेकिन पहला ऐसा कंसेप्ट देखने को मिलता है कि ससुर का कोई गुलाम था। ठीक है ना, कोई देखे हो लड़का को अपने ससुर का गुलाम हो, जब भी बनेगा तो बीबी का गुलाम। लेकिन ये पहला ऐसा व्यक्ति था जो अपने ससुर का गुलाम बना, और ससुर गुलाम बना के रखा, और इतना ज्यादा उससे प्रफुल्ल हुआ कि अपना दामाद बना दिया। ये बड़ी बात है। वो पहले गुलाम था, बाद में दामाद बना। तो आपको याद रखना है कि इल्तुतमिश क्या था? गुलाम था। एक तो ऐबक खुद गुलाम था मोहम्मद गोरी का, गुलाम वंश का स्थापना किया, और गुलाम फिर एक गुलाम बना लिया इल्तुतमिश को, और इल्तुतमिश दामाद बन बैठा। शासक बनने के पूर्व ऐबक इल्तुतमिश बदायूं का प्रशासक था। इसके द्वारा स्थापित वंश शमसी वंश या इलवरी वंश के नाम से कहा
जाता है। बच्चों कहीं कहीं पे लिखा जाता है कि गुलाम वंश का सेकेंड पार्ट कौन वंश है? इल्तुतमिश का जो कार्यकाल है वो इलवरी वंश है। तो क्वेश्चन पूछता है इलवरी वंश है ना, इलवरी वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है। और ये गुलाम वंश का सेकेंड पार्ट फेज उसी में चलने लगा 1211 से 1236। ऐसा इसलिए क्योंकि वह उसका जो उत्तराधिकारी बना आराम सा, उसको तो राजा नहीं रहने दिया था। राजा बनने दिया नहीं। जब राजा नहीं बनने दिया तो दामाद का तो अलग वंश होगा ना, वो तो गुलाम था और वो इलवरी वंश का था, जिसको हम लोग किस वंश के नाम से जानते हैं? समसी वंश के नाम से जानते हैं। और समसी वंश का था इसलिए वो एक अलग वंश चलना शुरू हुआ, लेकिन था गुलाम वंश का ही, अपना नया वंश स्थापना ही नहीं किया। इसीलिए 1211 से 1236 का कार्यकाल स्पेशल माना जाता है। इल्तुतमिश को दिल्ली का सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है क्योंकि इन्होंने अपने शासनकाल के दौरान सभी विरोधियों को पराजित कर दिया एवं प्रशासनिक एवं राजनीतिक सुधार भी किए। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसका क्या कारण है? इसका मुख्य कारण यह है, ठीक है, इसका मुख्य कारण यह है कि वो क्या किया? प्रशासनिक सुधार भी किया, राजनीतिक सुधार भी किया, सारे सुधार कर दिए। इल्तुतमिश ने तराइन का तीसरा युद्ध 1215 ईस्वी में अपने प्रतिद्वंदी एल्दौज को प्रतापित किया था। तराइन का प्रथम युद्ध सबको याद रहता है, तराइन का द्वितीय युद्ध भी सबको याद रहता है, क्योंकि वो हुआ है पृथ्वीराज चौहान चंद्रवरदाई के सपोर्टिंग में, आप लोग मोहम्मद गोरी के बीच हुआ है तराइन का युद्ध, तो ये सबको याद रहता है। लेकिन ये वाला पार्ट याद नहीं रहता है कि तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ। तो याद रखेंगे तराइन का तीसरा युद्ध 1215 ईस्वी में। कब? 1215 ईस्वी में। कब रे? 1215 ईस्वी में अपने प्रतिद्वंदी एल्दौज को पराजित किया था। यानी इल्तुतमिश और एल्दौज के बीच तराइन का प्रथम युद्ध, तीसरा युद्ध हुआ था। ठीक है। इल्तुतमिश के काल में जलालुद्दीन मांग वर्णी का पीछा करते करते मंगोल आक्रमणकारी 1220 ईस्वी में चंगेज खां के दिल्ली के सीमा तक आ पहुंचा था। चंगेज खां दिल्ली के सीमा पर पहुंचा था, किंतु इल्तुतमिश ने बड़े ही सूझबूझ से परिचय देते हुए जलालुद्दीन मंगवर्णी को दिल्ली से वापस भेज दिया और दिल्ली को सुरक्षित कर लिया। यानी चंगेज खां आ गया था दिल्ली के आसपास, लेकिन इन्होंने क्या किया? इल्तुतमिश अपने बड़ी सूझबूझ का परिचय देते हुए, ठीक है ना, उसको किसी तरह दिल्ली से क्या किया? वापस कर लिया। इल्तुतमिश को 1229 में बगदाद के खलीफा के सुल्तान बनने का वास्तविक प्रमाण पत्र खिलत प्राप्त हुआ, अर्थात ईरान की राजधानी बगदाद और वही बगदाद से खलीफा से सुल्तान बनने का वास्तविक प्रमाण पत्र खिलत प्राप्त हुआ। यानी उधर का मुसलमान, जो बगदाद का मुसलमान जो खलीफा जो था, जो सर्टिफिकेट देता था कि तुम सुल्तान बन सकते हो कि नहीं, वही सर्टिफिकेट दिया, खिलत दिया कि जाओ और तुम सुल्तान बनो और इस पर क्या करो? राज करो, है ना। अपने प्रशासनिक सुधार के आधार पर उसने प्रशासन, ठीक है ना, प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए 40 तुर्क सरदार एक दल बना, जिसे तुर्क चहलगानी या 40 दल चरगान कहा जाता है। अब कहानी सुने हो? अली बाबा 40 चोर। अली बाबा 40 चोर ये क्या होता है? 40 सदस्यीय टीम, अपने जैसे एसपीजी कमांडो जब किसी लोग को लेके चलता है तो 5-6 आदमी आगे पीछे उसका एक दल बना होता है, कितने लोग रहेंगे, कॉर्नर पर रहेंगे, पॉइंट पे रहेंगे, मिड में रहेंगे, फ्रंट में रहेंगे, ऐसा बना रहता है। ठीक उसी प्रकार इल्तुतमिश ने अपने प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए क्या बनाया वो? ठीक है ना, तुर्कान ए चहलगानी अर्थात 40 सा दस्ता चरगान बनाया। ठीक है ना, 40 लोगों का सदस्य का एक पार्टिकुलर इंडिविजुअल पार्ट बनाया। इल्तुतमिश एक न्यायप्रिय शासक था। इब्न बतूता के अनुसार इल्तुतमिश अपने महल के सामने संगमरमर की 2 शेर की मूर्ति स्थापित करवाकर उसे गले में घंटी लगवा दिया, जिसको बजाकर कोई भी व्यक्ति न्याय मांग सकता है। पुराने जमाने में फिल्म में देखते होगे, राजा का दरबार में जाता है, कुछ बजाने लगता है, घंटी बजाने लगता है, राजा अंदर से निकल कर न्याय सुनाया। तो इल्तुतमिश क्या किया था? वो अपने महल के सामने 2 बड़ा सा शेर बनवाया। किसका? संगमरमर का। उसके गर्दन में क्या लगाया? घंटा लगाया। और उस घंटे में कहा जो आके बजाएगा राजा अंदर से निकलेगा और राजा उसकी बात को क्या करेगा? सुनेगा। और फिर न्याय जिसको मांग करना है वो न्याय की क्या कर सकता है? मांग कर सकता है, न्याय की गुहार लगा सकता है।
इल्तुतमिश रणथंभौर 1226 इसमें जीतने वाला पहला शासक था। साथ ही ग्वालियर विजय 1231 के अवसर पर उन्होंने सिक्कों पर अपने पुत्र रजिया का क्या लिखवाया, नाम लिखवाया। मुद्रा व्यवस्था में शुरुआत करते हुए उन्होंने शुद्ध अरबी पद्धति का 2 सिक्का टका 175 ग्रेन एवं जीतल 2 प्रारंभ किया। टका चांदी का सिक्का था जबकि जीतल तांबे का सिक्का था। याद रखें, टका किसका, चांदी का सिक्का, और जीतल किसका, तांबे के सिक्के थे। ठीक है, हाँ ठीक। तो अब हम यहां तक करा दिए हैं, अब इसको यहीं तक रहने देते हैं, अभी ये पूरा खत्म नहीं हुआ है। ठीक है ना, गुलाम वंश अभी बहुत चलेगा। ठीक है, बहुत नहीं, लेकिन गुलाम वंश के बाद फिर अभी ये लंबा चैप्टर है जो कि एक दिन में खत्म होने वाला है नहीं। इसके बाद हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है।